नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं एक अनकही लेकिन बेहद ज़रूरी कहानी, फिरोज गांधी की जीवनी, जो बर्टिल फाल्क द्वारा लिखी गई किताब फिरोज द फॉरगॉटन गांधी पर आधारित है। फिरोज गांधी एक ऐसा नाम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, लोकतंत्र और पत्रकारिता के लिए इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन समय के साथ कहीं खो गया। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के पति कौन थे? शायद कुछ लोग कहेंगे, हाँ, वे फिरोज गांधी थे। लेकिन क्या हम सच में फिरोज गांधी को जानते हैं? क्या हमें ये पता है कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र, संसद और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कितने बड़े संघर्ष किए? फिरोज द फॉरगॉटन गांधी एक ऐसे नायक की कहानी है जो आज़ादी के बाद के भारत में संसद के गलियारों में सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले खड़ा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फिरोज गांधी का नाम इतिहास की किताबों में गुम सा हो गया। फिरोज गांधी का जीवन कई मायनों में असाधारण था। वे पारसी परिवार में जन्मे, फिर इलाहाबाद जाकर नेहरू परिवार से जुड़े, फिर इंदिरा गांधी से विवाह किया और इसके बाद उन्होंने भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने नेशनल हेराल्ड जैसे अखबारों के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया। लेकिन उनका जीवन सिर्फ राजनीतिक दांव-पेच या व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं था। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने संसद में भ्रष्टाचार को उजागर करने का साहस दिखाया। मुंद्रा कांड, बीमा घोटाला, इन पर सवाल उठाकर उन्होंने नेहरू सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। बर्टिल फाल्क की किताब में हमें फिरोज गांधी के जीवन की अनकही कहानियाँ और संघर्ष देखने को मिलते हैं। यह किताब उनके व्यक्तित्व के हर पहलू को ईमानदारी से सामने लाती है। एक स्वतंत्रता सेनानी, एक पत्रकार, एक संसद सदस्य और सबसे बढ़कर एक सच्चे लोकतंत्रवादी। यह परिचय हमें यह एहसास दिलाता है कि फिरोज गांधी सिर्फ इंदिरा गांधी के पति या राजीव गांधी के पिता नहीं थे, बल्कि वे खुद में एक स्वतंत्र व्यक्तित्व थे जिन्होंने आज़ाद भारत को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्याय 1, साधारण शुरुआत, एक असाधारण कहानी। इस सीरीज का यह पहला अध्याय हमें लेकर चलता है उस समय में जब एक साधारण पारसी लड़के ने भविष्य में भारत की राजनीति और नैतिकता के उसूलों को चुनौती देने वाली कहानी की शुरुआत की। 12 सितंबर 1912 मुंबई के पास भिवंडी नामक कस्बे में जन्म हुआ फिरोज जी गांधी का। उनका परिवार एक पारसी समुदाय से था, एक ऐसा समुदाय जो शिक्षा, ईमानदारी और आधुनिक सोच के लिए जाना जाता था। उनके पिता का नाम था जहांगीर गांधी और माँ थी रतिमई गांधी। लेकिन दुर्भाग्य से फिरोज ने बहुत कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया। इस त्रासदी ने उनके भीतर स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की भावना जगा दी। फिरोज ने अपनी स्कूली शिक्षा विद्या मंदिर हाई स्कूल इलाहाबाद में पूरी की और यहीं से उनकी सोच ने एक नई दिशा पकड़ी। इलाहाबाद उस दौर में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ रहते हुए उन्होंने कई नेताओं को करीब से देखा और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू से। लेकिन फिरोज किसी भी विचारधारा को आंख मूंद कर नहीं मानते थे। उनमें एक प्रश्न पूछने वाला तर्कशील युवा जन्म ले चुका था, जो आगे चलकर बहुत मायने रखने वाला था। 1930 का दशक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्रांति की लहर का समय था। फिरोज ने भी महात्मा गांधी के आंदोलनों से प्रेरित होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया और कई बार जेल गए। वो सिर्फ नारे लगाने वाले कार्यकर्ता नहीं थे,
वो विचारों की गहराई से जुड़ने वाले राष्ट्रवादी थे। यहाँ से उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाया, लेकिन यह बात भी महत्वपूर्ण है कि उनका गांधी जी से रिश्ता सिर्फ नाम तक सीमित नहीं था। उन्होंने उनके आदर्शों को अपने जीवन में जिया। यहीं इलाहाबाद में उनकी मुलाकात हुई इंदिरा नेहरू से। दोनों की उम्र में थोड़ा फ़र्क था, लेकिन विचारों में कहीं न कहीं एक समानता थी। दोनों ही एक आदर्शवादी वातावरण में पले बड़े थे। फिरोज का स्वभाव बेहद बोल्ड, स्पष्टवादी और खुददार था, जो इंदिरा गांधी को आकर्षक लगा। लेकिन ये रिश्ता आगे चलकर सिर्फ प्रेम कथा नहीं बना, ये बना राजनीति, परिवार और विचारों के टकराव का एक जटिल अध्याय। फिरोज और इंदिरा दोनों ने आगे की पढ़ाई के लिए लंदन का रुख किया। फिरोज ने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में दाखिला लिया। वहीं इंदिरा भी वहाँ थी, हालांकि वो कभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी। यहाँ से शुरू हुआ उनका गहराता रिश्ता और एक सवाल जिसने कई सालों तक नेहरू परिवार और भारतीय समाज को उलझाए रखा। क्या फिरोज गांधी नेहरू परिवार के बराबर थे, या वो एक बाहरी थे जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे? लेखक बर्टिल फाल्क साहब कहते हैं, नेहरू परिवार ने इंदिरा फिरोज रिश्ते को सहज रूप से नहीं स्वीकारा। पंडित नेहरू शुरू में इस रिश्ते से खुश नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि इंदिरा की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो जिसकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति नेहरू परिवार के स्तर की नहीं थी। यह संघर्ष सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं था, ये दर्शाता है कि भारतीय राजनीति और सामाजिक सोच में भी उस समय जाति, वर्ग और प्रभाव कितनी बड़ी भूमिका निभाते थे। फिरोज गांधी एक साहसी, शिक्षित और निडर युवा थे, जो भीड़ का हिस्सा बनने नहीं बल्कि भीड़ को दिशा देने आए थे। उन्होंने सत्ता से संबंध तो बनाए, लेकिन सत्ता के सामने कभी झुके नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने सच्चाई को ही अपनी राजनीति और जीवन का मूल मंत्र बनाया। जब इंदिरा गांधी ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के खिलाफ जाकर फिरोज गांधी से शादी की, तो ये क्या यह फैसला सिर्फ प्रेम का था, या इसके पीछे भी एक राजनीतिक और वैचारिक क्रांति की चिंगारी छिपी थी? जानने के लिए देखिए अगला अध्याय, जिनमें हम जानेंगे इंदिरा और फिरोज की शादी के पीछे के संघर्ष, विरोध और उनका असली रिश्ता, जिसे भारत का राजनीतिक इतिहास आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। अध्याय 2, इंदिरा और फिरोज, एक प्रेम अनेक विरोध। पिछले अध्याय में आपने जाना कि कैसे एक साधारण लेकिन आत्मविश्वासी पारसी युवक फिरोज गांधी स्वतंत्रता संग्राम से लेकर लंदन तक एक सोच और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा था। इस अध्याय में हम जानेंगे उस अनूठे प्रेम प्रसंग के बारे में जिसने भारत के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार को हिलाकर रख दिया, फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी नेहरू का रिश्ता। 1930 के दशक की शुरुआत में फिरोज और इंदिरा दोनों लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ की ज़िंदगी भारतीय सामाजिक दायरों से अलग थी। इंदिरा, जो एक अकेलापन महसूस करने वाली, दबाव में रहने वाली बेटी थी, उन्हें फिरोज की ईमानदारी, दोस्ताना व्यवहार और सुरक्षा देने वाली प्रकृति पर में सहारा दिया। धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी होती गई और लंदन की गलियों में एक राजनीति से जुड़ा लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर सच्चा प्रेम पनपने लगा। जब यह खबर भारत में पहुंची कि इंदिरा गांधी एक पारसी युवक को पसंद करती हैं, तो पंडित नेहरू चौंक गए। नेहरू अपने समय के आधुनिक सेक्युलर नेता थे, लेकिन बेटी की शादी के मामले में वे भी भारतीय समाज की पारंपरिक सोच से पूरी तरह मुक्त नहीं थे। उनकी चिंता 2 स्तरों पर थी। धार्मिक अंतर, फिरोज एक पारसी थे और इंदिरा
कश्मीरी पंडित। राजनीतिक समीकरण। नेहरू शायद सोचते थे कि फिरोज कहीं उनकी बेटी की वजह से सत्ता के करीब तो नहीं आना चाहते। यहाँ तक कि नेहरू ने इंदिरा को खत भी लिखा जिसमें उन्होंने पूछा, क्या तुम यह निर्णय भावनाओं में आकर ले रही हो या यह तुम्हारी ठोस सोच है? इंदिरा ने अपने पिता की बातों को समझा लेकिन फैसला बदला नहीं। यह वो समय था जब इंदिरा का व्यक्तित्व बन रहा था। फिरोज के प्रति उनका आकर्षण केवल प्रेम नहीं था बल्कि उनकी स्वतंत्रता और निर्णय लेने के अधिकार की मांग भी थी। उन्होंने एक तरह से कहा, अगर मैं अपने जीवन का निर्णय खुद नहीं ले सकती तो बाकी महिलाओं के लिए क्या संदेश जाएगा। यह भारत की सबसे शक्तिशाली बेटी द्वारा अपने पिता के खिलाफ उठाया गया पहला बड़ा कदम था। 26 मार्च 1942 को फिरोज और इंदिरा की शादी हुई। इलाहाबाद में एक सिंपल समारोह जिसे महात्मा गांधी ने भी समर्थन दिया। शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई लेकिन फिरोज ने धर्म नहीं बदला। ये एक बड़ा संदेश था। प्रेम धर्म नहीं मांगता, सिर्फ समझ और सम्मान चाहता है। पर यह शादी देश भर में विवादों का विषय बन गई। कुछ ने इसे नेहरू का धर्म त्याग कहा तो कुछ ने इसे राजनीतिक भूल बताया। यहाँ तक कि कुछ ने फिरोज को अपॉर्चुनिस्ट कहा, जबकि सच्चाई यह थी कि फिरोज अपनी पहचान को कभी राजनीति की सीढ़ी नहीं बनने देना चाहते थे। शादी के शुरुआती दिनों में फिरोज और इंदिरा दिल्ली के यार्क रोड वाले बंगले में रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच मतभेद सामने आने लगे। फिरोज चाहते थे कि वे अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में स्वतंत्र रहें, जबकि इंदिरा नेहरू के साथ काम करने में ज़्यादा व्यस्त हो गईं। फिरोज को यह भी लगता था कि नेहरू परिवार उन्हें स्वीकार नहीं करता और यही बात धीरे धीरे भावनात्मक दूरी में बदलने लगी। बहुत लोग मानते हैं कि फिरोज ने गांधी सरनेम अपनाया ताकि राजनीतिक फ़ायदा मिल सके, लेकिन बर्टिल फाल्क स्पष्ट करते हैं कि फिरोज का मूल नाम था फिरोज जहांगीर गांधी, जिसमें गांधी पारसी शैली का था। उन्होंने इसे गांधी में बदला काफ़ी पहले जब वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे, ताकि गांधी जी के आदर्शों से खुद को जोड़ सकें। ये कदम राजनीतिक नहीं वैचारिक था। फिरोज कभी महात्मा गांधी की तरह मशहूर तो नहीं हुए, लेकिन उनके विचारों को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाया। इंदिरा और फिरोज की शादी कोई फिल्मी प्रेम कहानी नहीं थी। ये था एक सामाजिक विद्रोह और व्यक्तिगत स्वाभिमान का संगम। यह अध्याय हमें सिखाता है कि नेताओं का जीवन भी उतना ही जटिल, भावनात्मक और संघर्षपूर्ण होता है जितना किसी आम आदमी का। और सबसे खास बात, फिरोज गांधी सिर्फ पति नहीं, एक सोच थे जो सिस्टम से सवाल करना जानते थे। शादी के बाद जब फिरोज गांधी नेहरू सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो क्या यह सत्ता से बगावत थी या नैतिकता की जीत? जानिए अगले अध्याय में, जब फिरोज गांधी बनते हैं भारतीय संसद के सबसे निर्भीक नेता, जो खुद प्रधानमंत्री के सामने सच बोलने से नहीं डरता। अध्याय 3, जनता का गांधी, संसद का असली प्रहरी। पिछले अध्याय में आपने जाना कि कैसे फिरोज गांधी और इंदिरा नेहरू ने तमाम विरोधों को पार करते हुए शादी की और कैसे उनका निजी जीवन भी भारतीय राजनीति की तस्वीर को प्रभावित करने लगा। अब हम जानेंगे एक ऐसे फिरोज गांधी को जो सिर्फ प्रधानमंत्री का दामाद नहीं बल्कि देश की संसद का सबसे ईमानदार प्रहरी बनकर उभरा। शादी के बाद फिरोज गांधी ने राजनीतिक जीवन को अपनाया, लेकिन न तो पृष्ठभूमि में रहकर
और न ही नेहरू की छाया में। उन्होंने 1950 के दशक की शुरुआत में राजनीति में सक्रिय भागीदारी ली और 1952 में रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इस जीत में नेहरू नाम नहीं, फिरोज की जनप्रियता और ईमानदारी का हाथ था। उनकी सोच साफ थी, राजनीति सत्ता का खेल नहीं, जन सेवा का माध्यम होनी चाहिए। फिरोज गांधी उन चंद नेताओं में से थे जो संसद में भ्रष्टाचार, घोटाले और सत्ता के दुरुपयोग पर बिना डरे बोलते थे। ये बात चौंकाने वाली थी क्योंकि वे खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद थे। सबसे बड़ा उदाहरण है LIC घोटाले का खुलासा। 1950 के दशक में LIC एक सरकारी संस्था थी जिसमें लोगों की जीवन भर की कमाई जमा होती थी। फिरोज गांधी ने संसद में खुलासा किया कि LIC ने एक दिवालिया उद्योगपति हरिदास मुंदड़ा की कंपनियों में 12 करोड़ रुपए का निवेश किया, जो कि न केवल अव्यवस्थित था बल्कि पूरी तरह से गलत और भ्रष्ट था। फिरोज ने यह मुद्दा संसद में इस तरह उठाया कि यह केवल वित्तीय अनियमितता नहीं है, ये जनता के विश्वास से धोखा है। इस मुद्दे पर पूरे देश में बवाल मच गया। नेहरू सरकार की साख पर सवाल खड़े हो गए। इस खुलासे के बाद फिरोज गांधी पर बहुत दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। आखिरकार नेहरू सरकार के वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। ये शायद भारतीय संसदीय इतिहास का पहला उदाहरण था जब प्रधानमंत्री के परिवार का ही सदस्य सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ और एक मंत्री को हटाना पड़ा। बर्टिल फाल्क लिखते हैं, नेहरू एक पिता के रूप में असहज थे, लेकिन एक लोकतांत्रिक नेता के रूप में उन्होंने अपने दामाद की ईमानदारी को सम्मान दिया। बहुत लोगों ने सवाल उठाया, क्या फिरोज गांधी ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि वो खुद राजनीतिक रूप से चमक सकें? लेकिन सच यह था कि फिरोज कभी सत्ता के भूखे नहीं थे। उन्होंने कभी मंत्री पद नहीं मांगा, कभी पद के पीछे नहीं भागे। उनका एक ही उद्देश्य था, जनता के पैसे की रक्षा, लोकतंत्र की गरिमा और संसद की पवित्रता। राजनीति के साथ साथ फिरोज गांधी पत्रकारिता में भी गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने द नेशनल हेराल्ड और द हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबारों के लिए काम किया और कई बार प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा था, अगर प्रेस आज़ाद नहीं रहा तो संसद की आवाज़ भी खो जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि वे सिर्फ राजनीतिक सुधारक नहीं बल्कि संस्थाओं के रक्षक भी थे। फिरोज गांधी एक सिद्धांतवादी नेता थे जिन्होंने परिवार और सत्ता से ऊपर देश हित को रखा। उन्होंने दिखाया कि सच्चा देशभक्त वह होता है जो अपनों को भी कठघरे में खड़ा करने से न डरे। वे राजनीति में नैतिकता के प्रतीक थे। आज जब राजनीति की छवि धुंधली हो गई है, तब फिरोज गांधी जैसी शख्सियत और भी प्रासंगिक हो जाती है। जब नेहरू के जीवन का अंत निकट था और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने की ओर बढ़ रही थी, तो क्यों फिरोज गांधी को राजनीति के हाशिए पर डाल दिया गया, जबकि उन्होंने देश के लिए इतनी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी? जानिए अगले अध्याय में, जब हम देखेंगे फिरोज गांधी का राजनीतिक अकेलापन, व्यक्तिगत संघर्ष और एक असमय मृत्यु जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। अध्याय 4, अकेलापन, अस्वीकृति और अंत, फिरोज गांधी की आखिरी लड़ाई। पिछले भाग में आपने जाना कि कैसे फिरोज गांधी संसद में बेखौफ होकर सत्ताधारी सरकार के घोटालों के खिलाफ खड़े हुए और खुद प्रधानमंत्री के दामाद होते हुए भी सत्य और जनहित की लड़ाई को प्राथमिकता दी।
लेकिन अब हम जानेंगे कि इस नायक की राजनीतिक ईमानदारी को उसे क्या मूल्य चुकाना पड़ा और कैसे एक सच्चा देशभक्त राजनीति के हाशिए पर धकेल दिया गया। 1957 में फिरोज गांधी द्वारा दोबारा सांसद चुने गए। उनकी लोकप्रियता और ईमानदारी इतनी स्पष्ट थी कि जनता उन्हें बेहद प्यार करती थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर सत्ता के गलियारों में उनकी सीधी बात और आलोचना करने की आदत ने उन्हें असहज और अप्रिय बना दिया। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को लगता था कि फिरोज अपनों के खिलाफ बोलते हैं। इंदिरा गांधी, जो अब राजनीति में नेहरू के साथ सक्रिय हो रही थी, वे भी धीरे धीरे फिरोज से भावनात्मक और वैचारिक दूरी बनाने लगी। बर्टिल फाल्क लिखते हैं, फिरोज गांधी, जो लोकतंत्र को सांस की तरह जीते थे, उन्हें राजनीति में सांस लेने तक की जगह नहीं दी गई। इंदिरा और फिरोज के रिश्तों में अब सिर्फ दूरियां ही नहीं बल्कि संवादहीनता भी थी। जहां इंदिरा ने अपने राजनीतिक जीवन को चुना, वहीं फिरोज को नीति और नैतिकता के रास्ते से कोई समझौता मंजूर नहीं था। वे अलग अलग रहने लगे। फिरोज का स्वास्थ्य भी अब गिरने लगा था। लगातार थकावट, उच्च रक्तचाप और तनाव ने उन्हें कमज़ोर बना दिया। उनका दिल टूटा नहीं था, लेकिन थक चुका था। 8 सितंबर 1960 फिरोज गांधी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत विलिंगटन हॉस्पिटल, जो अब राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, में भर्ती कराया गया। उनका इलाज हुआ, लेकिन स्थिति गंभीर थी। 11 सितंबर 1960 की रात मात्र 48 वर्ष की उम्र में भारत की राजनीति का सबसे साहसी सिपाही चुपचाप दुनिया से चला गया। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मौजूद थे। इंदिरा का चेहरा भावशून्य था, लेकिन उनकी आंखों में कहीं न कहीं पछतावे का दर्द भी था। फिरोज गांधी का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन ना कोई राष्ट्रीय शोक, ना कोई विशेष श्रद्धांजलि सभा, ना कोई स्मारक। यह वही व्यक्ति था जिसने संसद को उसकी गरिमा दिलवाई थी, LIC घोटाले को उजागर कर लाखों लोगों की जीवन भर की कमाई को बचाया था, और जो नेहरू युग में सच बोलने की हिम्मत रखता था। बर्टिल फाल्क बड़े ही भावुक होकर लिखते हैं, फिरोज गांधी को वह आदर नहीं मिला जिसके वे सच्चे हकदार थे। उन्हें भुला दिया गया जैसे वे कभी थे ही नहीं। फिरोज गांधी भले ही इतिहास की किताबों से गायब कर दिए गए हों, लेकिन उनके विचार, ईमानदारी, सत्ता से सवाल करने की हिम्मत और लोकतंत्र की पवित्रता की रक्षा आज भी प्रेरणा देने वाले हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि नेता वही नहीं जो कुर्सी पर बैठे, बल्कि वह जो जनता के लिए सच बोले, भले ही उसका मूल्य तन्हाई और तिरस्कार हो। अगर आप सत्ता के सामने सच बोलते हैं तो आपको अकेलापन झेलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जनता के साथ हैं तो इतिहास आपको भुला सकता है पर मिटा नहीं सकता। फिरोज गांधी का जीवन उस शहीद सिपाही की तरह था जो बिना तमगे के, बिना सलामी के देश के लिए लड़ता है। क्या फिरोज गांधी को इतिहास में सिर्फ इसलिए भुला दिया गया क्योंकि उन्होंने सत्ता से सवाल किए थे, या इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के प्रोजेक्ट्स में फिट बैठने से इनकार कर दिया था? जानिए अंतिम अध्याय में कि कैसे फिरोज गांधी की विरासत को उनके बच्चों, विशेषकर राजीव गांधी ने आगे बढ़ाया या पीछे छोड़ दिया, और क्या भारत आज भी फिरोज गांधी जैसे नेताओं की कमी महसूस करता है। अध्याय 5, एक भूली हुई विरासत, फिरोज गांधी का प्रभाव और आने वाली पीढ़ियाँ। दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है जो सच तो है पर इतिहास की किताबों में दबी रह गई। हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जो नेहरू का दामाद था,
इंदिरा का पति था, राजीव और संजय गांधी का पिता, लेकिन सबसे बढ़कर वह भारत की लोकतांत्रिक आत्मा का प्रहरी था। इस अंतिम अध्याय में हम जानेंगे फिरोज गांधी की राजनीतिक और वैचारिक विरासत, उनके बच्चों के साथ रिश्तों की झलक और कैसे आज का भारत उनकी सोच और संघर्ष से प्रेरणा ले सकता है। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के दो पुत्र थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। फिरोज की मृत्यु के समय राजीव सिर्फ 16 साल के थे और संजय 14 के। फिरोज अपने बेटों के बहुत करीब थे। वे चाहते थे उनके बेटे ईमानदारी, शिक्षा और समाज सेवा के रास्ते पर चलें। उन्होंने दोनों बेटों को पश्चिमी शिक्षा दी, लेकिन उनके भीतर भारतीय मूल्यों की झलक भरना भी नहीं भूले। वे हमेशा कहते थे, ताकत सेवा के लिए होती है, दिखावे के लिए नहीं। परंतु फिरोज की मृत्यु के बाद उनके विचारों की विरासत धीरे धीरे हाशिए पर चली गई। इंदिरा गांधी ने फिर अपने बच्चों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने का कार्य शुरू किया, लेकिन अब फिरोज गांधी का नाम और विचार मंच से नदारद थे। संजय गांधी एक आक्रामक केंद्रीकृत सत्ता के प्रतीक बन गए। राजीव गांधी शुरू में राजनीति से दूर थे, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी फिरोज के विपरीत शांत और संयमी नेता थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने पिता की वैचारिक विरासत को खुलकर नहीं अपनाया। उन्होंने गांधी उपनाम जरूर रखा, लेकिन शायद उन्हें यह पूरी तरह नहीं बताया गया कि यह गांधी उपनाम महात्मा गांधी से नहीं बल्कि फिरोज गांधी से आया है। बर्टिल फाल्क कहते हैं, राजीव गांधी ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे उनसे दूर कर दिए गए थे। आज जब हम भारतीय राजनीति को देखते हैं, भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग, जवाबदेही की कमी, तो एक ही सवाल उठता है, अगर आज फिरोज गांधी होते तो क्या वे संसद में फिर से सत्ता को कटघरे में खड़ा कर पाते? क्या वे फिर से जनता के पैसे को बचा पाते? उनकी राजनीति की शैली विरोध नहीं, सुधार पर आधारित थी। वे मानते थे कि संसद सिर्फ भाषणों की जगह नहीं, जनता की आत्मा की आवाज़ है। फिरोज गांधी को क्यों भुला दिया गया? यह सवाल हर भारतीय को सोचने पर मजबूर करता है। क्या उन्हें इसलिए भुलाया गया क्योंकि वे सत्ता के अनुकूल नहीं थे, या इसलिए क्योंकि उन्होंने नेहरूवादी व्यवस्था को भी खुलकर चुनौती दी थी, भले ही वे उनके दामाद थे? बर्टिल फाल्क इस पर लिखते हैं, फिरोज गांधी ने सच्चाई की कीमत चुकाई। उन्हें इतिहास में शामिल होने से रोक दिया गया। अब आइए जानते हैं कि इस पुस्तक और फिरोज गांधी के जीवन से हम क्या व्यक्तिगत सबक ले सकते हैं। सच्चाई बोलने से मत डरिए। अगर फिरोज गांधी प्रधानमंत्री के सामने संसद में खड़े हो सकते हैं, तो आप भी अपने स्कूल, दफ्तर या समाज में अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ईमानदारी लंबी दौड़ में जीतती है। भले ही सत्ता आपको नज़रअंदाज कर दे, लेकिन इतिहास और समय आपके साथ न्याय करते हैं। अपनों की चापलूसी नहीं, उनके हित में सच जरूरी है। फिरोज गांधी ने अपने ससुर की सरकार की आलोचना की, क्योंकि वे देश हित को परिवार से ऊपर मानते थे। अपने नाम और पहचान को समझें। गांधी उपनाम सिर्फ एक राजनीतिक ब्रांड नहीं है, ये उस आदमी की पहचान है जिसने कभी भी सत्ता के आगे घुटने नहीं टेके। इस अध्याय से क्या समझें? सच्चे नेताओं की पहचान पद या शक्ति से नहीं, बल्कि उस साहस से होती है जिससे वे सच बोलते हैं। फिरोज गांधी एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां जनता सबसे ऊपर हो और संसद सरकार से सवाल कर सके, ना कि सरकार संसद पर हावी हो।
यदि आप वास्तव में देशभक्ति को समझना चाहते हैं तो उसे सत्ता में नहीं बल्कि सवाल पूछने में खोजिए। अब आपके लिए सुझाव। अपने जीवन में एक फिरोज गांधी बने, सच बोलने वाला, जवाबदेही मांगने वाला और नैतिक मूल्यों से जुड़ा व्यक्ति। इतिहास को गहराई से पढ़ें ताकि आप जान सकें कि वास्तव में नायक कौन था और उसे क्यों छुपाया गया। अपने बच्चों को भी यह कहानी बताएं ताकि वे समझें कि गांधी सिर्फ महात्मा या इंदिरा परिवार का नाम नहीं बल्कि सच और सिद्धांत की परंपरा का प्रतीक है। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम और भी ऐसे भूले बिसरे लेकिन महान व्यक्तित्वों की कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।